नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल में। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच साइकोलॉजी का पार्ट 11 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 11 का जो पहला क्वेश्चन है, शिक्षार्थी अधिगम की प्रक्रियाएं व सीखने की परिस्थितियां मुख्य पहलू है शिक्षा मनोविज्ञान का। शिक्षार्थी अधिगम की प्रक्रियाएं और सीखने की जो परिस्थितियां होती है वो शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य पहलू होती है। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ शिक्षा मनोविज्ञान के जो जनक है इनका नाम था थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थे। क्वेश्चन अक्सर बहुत बार ये पूछा जाता है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जो जनक है इनका क्या नाम है, तो इनका नाम है विलियम वुंट। क्वेश्चन ये भी आता है कि जो विलियम वुंट है ये मॉडर्न साइकोलॉजी के जनक तो है, इनका संबंध किस देश से है, तो ये जर्मनी के थे। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। प्रयोग डैश के परीक्षण की एक विधि है। एक्सपेरिमेंट इज ए मेथड टेस्टिंग डैश। तो जो प्रयोग होता है वो किसके परीक्षण की एक विधि होती है। तो जो प्रयोग होता है ये परिकल्पना के परीक्षण की एक विधि होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मौके पर घट रहे व्यवहारों को उसी क्रम में लिखना डैश कहलाता है। देखिए, जो मौके पर जो घट रहे व्यवहार, जब कोई भी मौके में व्यवहार जो है घटता है तो उसी क्रम में लिखना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है विवरणात्मक कथाएं। देखिए, इसकी मैं बिल्कुल डिटेल से बात करूंगा, जहाँ पे डिटेल में जाने की आवश्यकता होगी। तो विकास एक डैश प्रक्रिया है। देखिए, इस क्वेश्चन को मैं बहुत बार आपके बीच जो है डिस्कस करा चुका हूँ। तो विकास एक जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसमें सतत भी आ सकता है। देखिए, या तो होगा निरंतर या होगा सतत। विकास जो है वो ये जो है व्यक्ति के गर्भधान से लेकर मृत्यु तक जो है निरंतर जो है व्यक्ति का विकास होता रहता है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। जीन पियाजे का बाल विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है। देखिए, जो जीन पियाजे का जो बाल विकास का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, तो ये संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है। देखिए, जीन पियाजे की अगर मैं बात करता हूँ तो ये स्विट्जरलैंड से थे और इन्होंने जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी दिया था, जिसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बोलते हैं। इसी सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के लिए विभिन्न अधिगम शैलियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कार्यों का उपयोग करती है, वह प्रभावित है। देखिए, एक शिक्षिका जो है वो अपने शिक्षार्थियों के लिए विभिन्न अधिगम शैलियों का, मतलब कि सीखने की जो बहुत सारी शैलियाँ हैं उसका जो है वो प्रयोग करती है और विभिन्न कार्यों का उसके लिए वो उपयोग करती है। तो वो किस प्रकार की है, तो ये गार्डनर का एक बहुबुद्धि सिद्धांत पर आधारित है। देखिए, जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वो गार्डनर के द्वारा दिया गया था। बहुबुद्धि सिद्धांत तो गार्डनर के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है गार्डनर ने कब प्रतिपादित किया था, तो इसने प्रतिपादित किया था 1983 में। 1983 में इसने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इनकी एक बुक थी जिसका नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड। तो फ्रेम्स ऑफ माइंड एक बुक थी जिसमें इन्होंने गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था 1983 में। क्वेश्चन ये आ सकता है कि कब ये बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर ने दिया, तो ये दिया था 1983 में, जिसमें कि ये सारी बातें बोली गई थी कि एक जो शिक्षिका होती है वो अपने शिक्षार्थियों के लिए विभिन्न अधिगम शैलियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कार्यों का उपयोग करती है। तो ये क्वेश्चन 2 से 3 बार जो है वो रिपीट हो चुका है, तो आप इसको गलत नहीं करेंगे। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ और अगले क्वेश्चन से पहले जिसको भी साइकोलॉजी के नोट्स लेने हैं, शॉर्ट नोट्स है भाई, 50 रुपये मात्र इसका चार्जेज है। जिसको भी लेने हैं तो वो ले सकता है और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। भारत में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कब स्थापित हुई। तो भारत में जो प्रथम मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला है वो कब स्थापित हुई थी। देखिए, विश्व की नहीं पूछी जा रही है, भारत की पूछी जा रही है। तो भारत में जो है 1916 में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित हुई। देखिए, क्वेश्चन इतना ही नहीं बनता है, क्वेश्चन यहाँ से आगे भी बनता है। मैंने बोला है मैं डिटेल से कराऊंगा जहाँ तक मुझे नॉलेज होगी। ये प्रथम मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला जो भारत में खोली गई थी, ये कोलकाता विश्वविद्यालय में खोली गई थी। और किसके द्वारा खोली गई थी, तो ये भारत में जो विज्ञान के जनक है नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता जी, इनके द्वारा खोली गई थी। तो भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जो है नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता के द्वारा कोलकाता विश्वविद्यालय में खोली गई थी। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विश्व में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कब खोली थी। तो विश्व में सबसे पहले जर्मनी के लिप्जिंग में जो है मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली गई थी। जर्मनी के लिप्जिंग में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली थी। और किसने खोली थी, आप कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएं।
अगली क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? हु गेव द थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। देखिए मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था एरिक्सन के द्वारा। देखिए एरिक एरिक्सन के द्वारा जो है, एरिक एरिक्सन और जोआन एरिक्सन, देखिए एरिक एरिक्सन ने 1950 में जोआन एरिक्सन के साथ मिलकर जो है यह सिद्धांत दिया था। कौन सा? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क करना है और लिख लेना है अपनी कॉपी में। अगर मैं बात करता हूँ मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की, इसको कितने चरणों में बताया गया है एरिक्सन के द्वारा? तो इसको 8 चरणों में, ये भी याद रखना है, 8वां ही क्वेश्चन है। और मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत कितने चरणों में बताया गया है? तो ये 8 चरणों में बताया गया है। अगली क्वेश्चन की बात करता हूँ, कौन सा व्यक्तित्व का परीक्षण नहीं है? देखिए व्यक्तित्व का जो परीक्षण, देखिए रोशा परीक्षण है और पीएफ परीक्षण भी एक व्यक्तित्व परीक्षण, ये मैं बता चुका हूँ। टीएटी भी होगा। तो बिने साइमन स्केल, बिने साइमन स्केल जो है एक व्यक्तित्व का परीक्षण नहीं है। तो ये तीनों देखिए, चाहे वो हमारा रोशा परीक्षण हो, रोडशा हो गया, चाहे पीएफ हो, 16 पीएफ हो गया, चाहे वो टीएटी हो गया, ये तीनों के तीनों जो है पर्सनैलिटी टेस्ट है। सारे के सारे आपने याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लेना है। जब दो विरोधी प्रेरणाएं एक समय में उत्पन्न हो जाएं तो एक समय में संतुष्टि चाहे उसे डैश कहेंगे। मतलब कि जब दो विरोधी प्रेरणाएं एक समय में उत्पन्न हो जाती है तो एक ही समय में हम उसकी जो संतुष्टि चाहें तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे भाई जी, क्या कहेंगे? द्वंद्व। क्या कहेंगे? कॉन्फ्लिक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, मूर्त अमूर्त सामाजिक बुद्धि का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? देखिए मूर्त और अमूर्त और सामाजिक बुद्धि का जो संप्रत्यय है ये बहुत आसान है। किसके द्वारा दिया गया था? एडवर्ड थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। देखिए अगर मैं बात करता हूँ कब ये दिया गया था, इसके जो सिद्धांत दिया गया था, ये 1920 में जो है एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक के द्वारा यह दिया गया था। देखिए थॉर्नडाइक ने जो है, अगर मैं बात करता हूँ तो इसने किस पे प्रयोग किया था? तो इसने भूखी बिल्ली पे प्रयोग किया था। देखिए इसने भूखी बिल्ली पे प्रयोग किया था और ये भी क्वेश्चन आता है, जब इसने भूखी बिल्ली पे प्रयोग किया था तो उद्दीपक के रूप में इसने किसका प्रयोग किया था? तो उद्दीपक के रूप में जो इसने प्रयोग किया था वो एक मछली का जो है टुकड़े के रूप में इसने प्रयोग किया था, उद्दीपक के रूप में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और थॉर्नडाइक ने 1920 में जो है सामाजिक बुद्धि का संप्रत्यय, जिसको हम संबंधवाद का सिद्धांत भी कहेंगे, तो संबंधवाद का सिद्धांत भी किसके द्वारा दिया गया था? ये भी थॉर्नडाइक के द्वारा ही दिया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बालक का विकास आनुवांशिकता व डैश डैश की अंतःक्रिया का परिणाम है। देखिए जो बालक की जो विकास की जो आनुवांशिकता जो होती है ना, हेरिडिटी एंड इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? तो इसका राइट आंसर आएगा एनवायरमेंट, वातावरण। देखिए बालक की विकास की आनुवांशिकता व वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? बहुत आसान है, बहुत बार बता चुका हूँ, ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? देखिए जो किंडरगार्टन जो विधि है, इसका जो प्रतिपादन है ये फ्रेडरिक फ्रोबेल के द्वारा किया गया था। देखिए फ्रेडरिक फ्रोबेल ने ही 1840 में जर्मनी में जो है पहला किंडरगार्टन खोला। ये भी आपने याद रखना है, विश्व में पहला किंडरगार्टन किसके द्वारा खोला गया? तो ये फ्रेडरिक फ्रोबेल के द्वारा 1840 में खोला गया था। और कहाँ खोला गया था भैया? जर्मनी में खोला गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, बुद्धि और सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? देखिए जो बुद्धि और सृजनात्मकता जो होती है, इसमें किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? तो बुद्धि और सृजनात्मकता में जो है वो धनात्मक संबंध पाया जाएगा। कैसा संबंध पाया जाएगा? धनात्मक संबंध पाया जाएगा। और आपने भी बताना है कि कैसा संबंध, क्या ये मैंने सही बोला है या गलत बोला है। तो एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए डाउटफुल ये रखा था। देखिए ये मैंने 2 से 3 बार आपको करा चुका हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ पे जो है सस्पेंस में डाल रहा हूँ कि इसका आंसर जो है कुछ और भी हो सकता है। लेकिन मैंने आंसर दिया है धनात्मक। क्या ये राइट है? अगर ये राइट है तो आपने कमेंट बॉक्स में राइट लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 14 राइट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया? देखिए जब भी निरर्थक शब्दों का प्रयोग आएगा तो आपने एक ही नाम याद रखना है, एबिंगहॉस। देखिए हरमन एबिंगहॉस जो है ये किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये जो है ये जर्मनी के एक मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने सीखने की सामग्री के रूप में जो है निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए देश भी पूछ ले जाते हैं। एक बार आया था पेपर में कि हर्बन एबिंगहॉस जो है किस देश के, तो जिसको पता ही नहीं था तो वो कैसे लगा लेता। तो जिसको पता है अर्बन एबिंगहॉस जो है वो जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। फ्रॉइड के अनुसार इदम
डैश सिद्धांत पर आधारित है। देखिए फ्रॉइड के अनुसार जो है इदम डैश के सिद्धांत पर आधारित है। तो किसके आधार पर है? तो इदम की अगर मैं बात करता हूँ तो इदम जो है वो सुख के आधार पर आधारित है। तो इसका आएगा इड जो है वो प्लीजर से जुड़ा हुआ है, ये भी आपने याद रखना है। अगर मैं बात करता हूँ फ्रॉइड की, फ्रॉइड ने जो है मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत भी दिया था। कौन सा दिया था भैया? मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत भी फ्रॉइड के द्वारा दिया गया था, सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा। और व्यक्तित्व को इसने 3 भागों में इड, ईगो और सुपर ईगो में 1923 में बांटा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये, फ्रॉइड ने जो है 1923 में जो है सिगमंड फ्रॉइड ने इड, ईगो, सुपर ईगो को जो है 3 भागों में व्यक्तित्व को बांटा था। इसने इड, ईगो और सुपर ईगो कब बांटा था? 1923 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है, तो जीवन का जो सबसे कठिन काल माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? ये क्वेश्चन भी बड़े अच्छे लेवल का है। और जीवन का जो सबसे कठिन काल माना जाता है वो माना जाता है किशोरावस्था। किशोरावस्था जो है कहीं कहीं पे 11 से 19, इसकी जो एज है वो 11 से 19 मानी जाती है, कहीं 12 से 18, 11 से 18। तो किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। ये क्वेश्चन 10 बार पेपर में आ चुका है और टीजीटी आर्ट्स में सीधा क्वेश्चन ये देखने को मिल सकता है। देखिए जिसने पिछले पार्ट अभी तक जीके और साइकोलॉजी के नहीं देखे हैं, जीके के मेरे 10 पार्ट इससे पहले आ चुके हैं। पार्ट नंबर 11 आ रहा है और करंट अफेयर के 3 पार्ट आ चुके हैं। करंट अफेयर मैं अब 9-10 तारीख को इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि उस समय जो है करंट अफेयर ज़्यादा आपको जल्दी से याद रह जाएंगे। तो मैंने करंट अफेयर सोचा ही है कि मैं 9 और 10 को करंट अफेयर आपके बीच लाऊंगा। उससे पहले मैं अब लगातार वीडियोज़ आपके बीच लाता रहूँगा। तो अगला क्वेश्चन है कि जो प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण जो है वो किस मनोवैज्ञानिक ने विकसित किया? देखो जो प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण है इसके बारे में पहले भी मैं आपके बीच बात कर चुका हूँ। इसको जो लाया गया था, ये लाया गया था किसके द्वारा? डॉक्टर जॉन सी रेवन। किसके द्वारा? रेवन के द्वारा लाया गया था। और कब इसने प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स लाया था? ये 1936 में इसने लाया था। देखिए ये भी क्वेश्चन आते हैं कि प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेक्स्ट जो है इसको, इस परीक्षण को रेवन ने 1936 में लाया था। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन को कहते हैं जो कि अपेक्षाकृत डैश परिवर्तन होते हैं। अधिगम होता है लर्निंग और अधिगम व्यवहार में जो परिवर्तन को कहते हैं वो जो कि अपेक्षाकृत डैश परिवर्तन होते हैं। लर्निंग इज ए मॉडिफिकेशन इन ए बिहेवियर विच इज रिलेटिवली। देखिए अधिगम व्यवहार में जो है वो किस प्रकार का जो परिवर्तन हो सकता है, तो ये स्थायी परिवर्तन जो है देखने को मिलता है। ये आपने याद रखना है कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन को कहते हैं जो कि अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाते हैं। ये कैसा लाते हैं भाई? परमानेंट जो है वो चेंजेस लाते हैं। उपलब्धि, संबंध, शक्ति डैश प्रकार के अभिप्रेरक है। देखिए उपलब्धि, संबंध व शक्ति जो है वो किस प्रकार के है? तो यह मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, कैसे भाई? मनोवैज्ञानिक प्रकार के संबंध है, अभिप्रेरक है, सॉरी। तो अचीवमेंट, रिलेशनशिप, पावर आर साइकोलॉजिकल काइंड ऑफ मोटिव्स। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। मैस्लो के अभिप्रेरणा के सिद्धांत को आवश्यकताओं का सिद्धांत भी कहा जाता है। मोस्ट आसान क्वेश्चन। मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज आल्सो नॉन एन थ्योरी ऑफ नीड्स। देखिए इसने जो है इस सिद्धांत को कब बोला था? तो इसने दिया था अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है वो मैस्लो के द्वारा दिया गया था। और कब दिया गया था? 1954 में भैया दिया गया था मैस्लो के द्वारा अभिप्रेरणा का सिद्धांत। ये भी आपने याद रखना, बहुत आसान है और इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। देखिए जो शिक्षा का जो अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, देखिए आजीविका, पढ़ना लिखना, बौद्धिक विकास और ऑलराउंड डेवलपमेंट, तो मेरे को लग रहा है सारा ही आएगा इसमें। क्या आ सकता है दोस्तों? सारा ही आएगा। तो शिक्षा का जो अति महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वो क्या है? सर्वांगीण विकास, ऑलराउंड डेवलपमेंट। तो आपने ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भाटिया बैटरी का प्रयोग किस परीक्षण हेतु किया जाता है? देखिए जो भाटिया बैटरी होती है ना, इसका जो प्रयोग किया जाता है वो बुद्धि के लिए। भाटिया बैटरी इज यूज्ड फॉर विच टेस्ट? तो ये इंटेलिजेंस के लिए इसका उपयोग किया जाता है भाटिया बैटरी का। और इसको जो है भाटिया बैटरी को जो कब लाया गया था? तो 1955 में जेसी भाटिया के द्वारा। किसके द्वारा लाया गया था भैया? ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जेसी भाटिया के द्वारा 1955 में इसको लाया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की एक प्रमुख संस्था है? तो समाजीकरण की एक, देखो कंप्यूटर तो नहीं हो सकता भाई, राजनीतिक दल, आनुवंशिकता, तो क्या हो सकता है? परिवार जो है वो समाजीकरण की एक प्रमुख महत्वपूर्ण संस्था है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द
प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, तो फैमिली ही मुझे यहाँ से राइट आंसर लग रहा है। अब आपको राइट आंसर लगते रहते हैं और आप कमेंट में डालते रहते हैं, तो हो सकता है कि कोई मुझसे भी गलत हो सकता है, एक आधा क्वेश्चन गलत हो भी जाता है भाई, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जो आंसर लाता हूँ वो बुक में देखकर लाता हूँ, लेकिन फिर भी साइकोलॉजी बहुत टफ होता है, इसमें गलती होने के चांसेस जो है रहते हैं, मैं पहले ही बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं अपनी ओर से जो श्योरिटी के साथ बुक में आंसर जो होते हैं वो मैं ढूंढ के लाता हूँ भाई। अगली क्वेश्चन की बात करें, और अगर आप जो है अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं और जो मेरा टारगेट है 110 का वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, तो भाई आपको सारे के सारे जीके के पार्ट, और जीके में 80 मारने होंगे, और जो अदर जो चीज़ें साइकोलॉजी मेरे सारे के सारे पार्ट देखने होंगे, तभी आपके यहाँ 25 बनेंगे और यहाँ 80 बनेंगे। 80 और 25 भी 105 होता है। अब 5 नंबर तो आपके इंग्लिश में भी आ ही जाएंगे। तो अगली क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एवोल्यूशन कम्स इन द कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन? देखिए, जो मूल्यांकन जो है वो सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन में जो आता है वो दोनों आता है। वो रचनात्मक आकलन भी आता है और योगात्मक भी आता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, दोनों रचनात्मक आकलन और योगात्मक आकलन जो होगा ये सतत मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन में आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्याजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त तार्किक चिंतन से है? तो जो प्याजे विच स्टेज इज रिलेटेड टू अब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग। देखिए, जो प्याजे की जो संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन जो है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से ये होगी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसका जो ये होगी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। देखिए, जो प्याजे की जो औपचारिक संक्रामक अवस्था जो है इसका जो संबंध है वो अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि औपचारिक संक्रामक अवस्था का जो संबंध है वो तो उल्टा भी आंसर हो सकता है। तो यह अमूर्त तार्किक चिंतन से है, औपचारिक संक्रामक अवस्था। और ये अवस्थाएं प्याजे की बहुत बार पेपर में पूछी जाती है और अक्सर पूछा जाता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के जनक कौन है? तो ये भी जीन प्याजे है। और जीन प्याजे का जो जन्म है ये भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है, किस देश में हुआ है? तो ये हुआ है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में हम बहुत सारी चीज़ें जीके में भी पढ़ते हैं। WTO का हेडक्वार्टर जो हमने पढ़ा था वो भी कहाँ पे था? स्विट्जरलैंड में था। विश्व व्यापार संगठन के नाम से हम जिसको जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में था उसका हेडक्वार्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वाज एडवोकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स? देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा दिया गया था? देखिए, जो बाल केंद्रित शिक्षा है ना, इसका जो समर्थन निम्नलिखित में से जॉन डेवी के द्वारा, किसके द्वारा दिया गया था? जॉन डेवी के द्वारा दिया गया था भाई, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन। देखिए, जॉन डेवी का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन डेवी ने जो है वो बाल केंद्रित शिक्षा का जो है समर्थन दिया था। एरिक्सन यहाँ पे दिया है, तो एरिक्सन का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या दिया था ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसी वीडियो में मैंने बोला है 8वें नंबर का जो क्वेश्चन था जिस सिद्धांत को इन्होंने जो है वो 8 चरणों में बांटा भी था, और इन्होंने जोआन एरिक्सन की उसके लिए हेल्प ली थी। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमने पढ़ लिया है। स्किनर ने जो है यहाँ पे कौन सा दिया था ये भी हमने पढ़ लिया है। तो बहुत सारी बातें थी जो हमने आज की वीडियो में देखी है, और इसी प्रकार हम डेली साइकोलॉजी करते रहेंगे। और साइकोलॉजी के जितने मैंने पार्ट डाले हैं वो आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आपने वो सारे के सारे पार्ट देख लिए, तो जैसे TAT परीक्षण के बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में बोल चुका हूँ। मैं 16 PF का जो वो दिया था, वो भी एक बुद्धि का परीक्षण, वो भी किसके द्वारा दिया गया था? अल्फ्रेड बिने के द्वारा जो है वो क्या दिया गया था। बहुत सारी बातें हैं जो हम प्रीवियस ईयर पार्ट में कर चुके हैं। तो हर हर महादेव का कमेंट आप ज़रूर जो है कमेंट में करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। बाकी मिलता है बहुत जल्द अगली वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत, हर हर महादेव।